जय हिंद दोस्तों, प्यारे साथियों। दिल्ली पुलिस की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज में हम 14/11/2023 की शिफ्ट, जो पहली मॉर्निंग शिफ्ट थी, इसमें हम डे बाय डे कंप्लीट कर रहे हैं। और ये हमारा उस शिफ्ट का अंतिम सेशन है, अंतिम पार्ट है। और हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था 40 क्वेश्चनों तक। आज इस क्लास में यहीं से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य से गुजरता है? तो ये प्यारे साथियों, ये गुजरता है महाराष्ट्र से। ये गुजरता है महाराष्ट्र से। ये गुजरता है महाराष्ट्र से। आप इसके बारे में समझना, मैं आपको कंप्लीट बता देता हूं मैं आपको। जो एक तो मैं आपको छोटी ही बात बता दूं, राष्ट्रीय जलमार्ग जो अधिनियम बना था, वो बना था 2016। आपसे कभी भी पूछ ले कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम कब आया, तो अधिनियम आया था 2016 में। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है, जलमार्ग की संख्या कितनी है, तो ये संख्या है 111। इनकी संख्या है टोटल 111। और वर्तमान में जलमार्ग मंत्री आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कौन जलमार्ग मंत्री है, तो उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। प्यारे साथियों, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 में आया था। वर्तमान में टोटल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। और वर्तमान में जो जलमार्ग मंत्री हैं, उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। बात करते हैं यहाँ पे जो नेशनल वाटर वन है, ये गंगा भागीरथी नदी पर है। हुगली रिवर सिस्टम पे हल्दिया और इलाहाबाद इनको जोड़ता है। प्यारे साथियों, इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर की है। अगर बात करी जाए कि किन किन राज्यों से ये गुजरता है, तो ये उत्तर प्रदेश से गुजरता है, बिहार से गुजरता है, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से गुजरता है। इसके अलावा नेशनल वाटर नंबर जो 2 है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी के अंदर स्थित है। और ये 891 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, और ये असम में स्थित है। इसके अलावा जो नंबर 3 पे है, नेशनल वाटर मार्ग नंबर 3, वेस्ट कोस्ट कैनाल कोटमपुरा और कोलम चंपकारा एंड उद्योग मंडल कैनाल रिवर से गुजरता है। ये 205 किलोमीटर का है केरल के अंदर। इसके अलावा कुछ और भी नेशनल वाटर मार्ग है हमारे। तो ये नंबर 4 का है फेज, ये 82 किलोमीटर का है। आंध्र प्रदेश और असम से ये गुजरता है। इसके अलावा नेशनल वाटर जो मार्ग है 10 जो एग्जाम में पूछा भी गया था, इसकी लंबाई 45 किलोमीटर की है। इसके अलावा नेशनल वाटर 83, नेशनल वाटर 85 और इसके अलावा नेशनल वाटर 91, ये सारे के सारे प्यारे साथियों महाराष्ट्र से गुजरते हैं, महाराष्ट्र में स्थित हैं। और इसकी लंबाई 83 वाले की लंबाई 31 है, 85 वाले की लंबाई 31 है और 91 की लंबाई 52 है। अगले इस पे चलते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे गोवा के अंदर जो नेशनल वाटर है, एक तो है नेशनल वाटर वेव इन गोवा, उसका नाम ही ये है, 41 किलोमीटर का है गोवा के अंदर। इसके अलावा नेशनल वाटर वेव जो 68 है, जो मंडोवी उस गांव ब्रिज इसके नाम से है, अरबियन सी में ये स्थित है, 41 किलोमीटर, ये भी गोवा के अंदर है। एक नेशनल वाटर 111 जुआरी सनवोर्डिम ब्रिज टू मार्मुगांव पोर्ट यहाँ पर स्थित है, जो 50 किलोमीटर की जिसकी लंबाई है, गोवा के अंदर स्थित है। प्यारे साथियों, जो इंपॉर्टेंट नेशनल वाटर मार्ग थे वे हमने देख लिए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एनी बेसेंट खालिस्तान के प्रभाव में एक फेबियन समाजवादी थी। तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज बर्नार्ड शो। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, जो फेबियन समाज है, ये एक विचारधारा है भाई। फेबियन समाज की एक विचारधारावादी एक समाज है, जिसकी स्थापना 1884 में की गई थी।
प्यारे साथियों, इसका जो नामकरण है वो नामकरण फेबियन कुंकटेटर फेबियन कुंकटेटर नाम के एक दार्शनिक के नाम पर इसका नाम रखा गया था। और 1900 में जब लेबर पार्टी की स्थापना हुई, 1900 में लेबर पार्टी की स्थापना हुई थी इंग्लैंड के अंदर। लेबर पार्टी की स्थापना 1900 में, जो फेबियन समाज जिसकी स्थापना 1884 में की गई थी, 1900 में जब लेबर पार्टी की स्थापना हुई तो इसमें शामिल कर लिया गया था। इसके साथ फेबियन समाज तो समाप्त हो जाता है और यहाँ पर लेबर पार्टी की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शो के कहने पे एनी बेसेंट भी इस समाज से जुड़ी हुई थी। इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि एनी बेसेंट खालिस्तान के प्रभाव में एक फेबियन समाजवादी थी, तो जॉर्ज बर्नार्ड शो के प्रभाव पे आकर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन समझना साथियों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही है या क्या है। प्यारे साथियों, सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। ये पूरी कंप्लीट एक डेफिनेशन के तौर पे लिखी गई है। यही बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सस्य भूमि एक ऐसी भूमि होती है जो मानव के द्वारा निर्मित होती है। इसमें विविधता कम पाई जाती है। देखो दूसरी लाइन क्या है, सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। प्यारे साथियों, ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह उच्चतम साक्षरता दर्ज की गई है। तो प्यारे साथियों, शायद आप सबको पता होगा कि सर्वाधिक जो साक्षरता है वो केरल राज्य में है और लक्ष्य है यूटी में, यूनियन टेरिटरी में सर्वाधिक साक्षरता जो मौजूद है वो साक्षरता मौजूद है लक्षद्वीप में। मैं आपको इनके बारे में कंप्लीट बताता हूं। जनगणना के बारे में यहां से कंप्लीट समझना प्यारे साथियों, समझना। यहां पे पहली जनगणना कब हुई थी तो 1872 में हुई थी। ये गैर आधिकारिक जनगणना थी। जनगणना के बारे में जितने भी आंकड़े हमारे काम के होंगे वे सारे के सारे आंकड़े मैं आपको बताता हूं। पहली जनगणना 1872 में हुई थी जो गैर आधिकारिक थी। इसके बाद जो आधिकारिक या फिर मैं बोलूं नियमित रूप से जो जनगणना शुरू हुई थी वो पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में हुई थी। 2011 की जो जनगणना थी वो कौन सी थी तो वो 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। आजादी के बाद लगातार ये 7वें नंबर की जनगणना थी और 1881 से लगातार ये 15वीं जनगणना थी। जनगणना जो अधिकारी था उसका नाम सी चंद्रमौली था, उसका नाम सी चंद्रमौली या चंद्रमोहन था और इसका एक नारा था हम भारत के लोग एक जनगणना में शामिल हो। इसका नारा था प्यारे साथियों, हम भारत के लोग एक जनगणना में शामिल हो। अच्छा, जनगणना की कब गई थी तो 2011 में 9 से लेकर 28 फरवरी तक ये जनगणना शुरू की गई थी, मतलब कंप्लीट की गई थी 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। इसमें कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। इसमें 28 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी शामिल थी। अगले क्वेश्चन अगले इस पे चलते हैं प्यारे स्लाइड पे। इसमें कुल जनसंख्या तो आप सबका पता है, कुल जनसंख्या 121 करोड़ 8,54,977 के लगभग कुल जनसंख्या इसमें मौजूद थी। पुरुष जनसंख्या 62.37 करोड़ थी, महिला जनसंख्या 58.64 करोड़ थी। जनसंख्या वृद्धि दर 2001 और 2011 की तो थी वो 17.7% थी। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ये दोनों सेम ही है प्यारे साथियों, ध्यान रखना। जनसंख्या वृद्धि दर 17.7 है और जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5 है भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है प्यारे साथियों कि कितने किलोमीटर एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं। अगर किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कम है तो इसका अर्थ यह है कि प्रति इकाई क्षेत्र में वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या कम है, और किसी का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है तो इसका अर्थ यह है कि प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है। भारत में जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखा जाता है। 382 वर्तमान में है। अच्छा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, जिसमें काउंट की गई थी 19.98 करोड़ की पॉपुलेशन।
न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसमें 6,10,000 की पॉपुलेशन काउंट की गई थी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे है महाराष्ट्र के अंदर, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला डिबांग वैली है आंध्र प्रदेश के अंदर। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहां पर समझना कुछ और बिंदु है। कुल साक्षरता दर भारत की 74.04% है। भारत की कुल साक्षरता 74.04% है। पुरुष साक्षरता यहाँ पे 82.14%, महिला साक्षरता 65.46% है। सबसे अधिक साक्षर राज्य, ये क्वेश्चन भी यही से का पूछा गया था, सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल है, जिसने 93.91% यहाँ पर साक्षरता हासिल की है। सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है, जिसने 63.82% यहाँ पर 63 पॉइंट, लगभग 63 पॉइंट बोल रहे हैं, 63.82% बिहार राज्य साक्षर है, जो कि सबसे कम है। सबसे साक्षर जिला आपसे पूछ ले तो सेरिचन है, ये मिजोरम का जिला है। और सबसे कम साक्षर जिला ये अलीराजपुर है, जो मध्य प्रदेश का जिला है। अगले इस पे देखना प्यारे साथियों, कुछ और भी आंकड़े हैं। कुल लिंग अनुपात 940 का है, महिलाओं 940 प्रति 1000 पुरुषों पर। भारत का कुल लिंग अनुपात 940 है। ग्रामीण लिंग अनुपात की बात करा 947, और शहरी लिंग अनुपात की बात करा तो 926 है। सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल में है 1084, और न्यूनतम लिंग अनुपात हरियाणा में है 879। बाल लिंग अनुपात 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में 919 है अपने इंडिया का, अपने भारत का बाल लिंग अनुपात 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में 919 है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बिहार है, जहां की वृद्धि दर 25.42% है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला यहाँ पर केरल है, जिसकी वृद्धि कितनी है 4.9% न्यूनतम। अच्छा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है, जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, वो बिहार है। यहाँ पर 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखी गई है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से ये देखी गई है। शहरी जनसंख्या प्यारे साथियों, शहरी जनसंख्या 31.16% है। ग्रामीण जनसंख्या 68.84% है। कुल जिलों की संख्या यहाँ पर 2011 में 640 जिले थे प्यारे साथियों। ये भी ध्यान रखना 2011 में कुल जिलों की संख्या 640 थी। इसके अलावा सबसे अधिक जिले वाला जो राज्य है वो यूपी है, जहां पर 75 जिले हैं। अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या थी वो 86% थी। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.6% थी, 16.6% थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। उम्मीद है तमाम जितनी भी जानकारी थी जनगणना से रिलेटेड वो आपके लिए मैं लेके आया था, क्योंकि पूरी की पूरी जनगणना कराना संभव नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आप PYQ यानी कि आंसर की से अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो सारा तो नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए अवेलेबल जरूर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये क्वेश्चन वाला हमारा कंप्लीट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है कौन सा त्योहार? यहाँ पर उत्सव पूछ रखा है, तो यहाँ पे है ताज उत्सव। ताज उत्सव प्यारे साथियों सांस्कृतिक उत्सव है जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। यहाँ पर समझना उत्तर प्रदेश से संबंधित और कौन से यहाँ पर त्योहार मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित इसमें स्लाइड लगाई नहीं वो, चलो मैं अगली। तो यहां पर देखना उत्तर प्रदेश में और कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं। इनमें एक है कुंभ महोत्सव। प्यारे साथियों इसकी शुरुआत राजा हर्षवर्धन ने की थी। ये 4 जगहों पर मनाया जाता है, एक हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में और उज्जैन में। इसके अलावा यूपी में कजली महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव और श्रवणी मेला बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी? प्यारे साथियों दिल्ली सल्तनत में जिस समय
गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठा हुआ था, उसी समय दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू नाम के व्यक्ति ने की थी। इतना ही नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही एक और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहमनी साम्राज्य, यहाँ पर जो बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक है उनका नाम हसन गंगू है, जिन्होंने 1347 में इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा एक और साम्राज्य की स्थापना की गई थी जिसका नाम है विजयनगर विजयनगर साम्राज्य की जो संस्थापक उनका नाम हरिहर बुक्का दो भाई थे और इन्होंने 1336 में इसकी स्थापना की थी। प्यारे साथियों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था वो 1325 से लेकर 1351 तक रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता? प्यारे साथियों, क्वेश्चन को डिफिकल्ट कितना जबरदस्त तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे आप देखोगे ना, सारे के सारे ऑप्शन अनुच्छेद 18 के हैं। कंफ्यूजन पैदा कर दी यहाँ पे आके अनुच्छेद भाग 1, 2 और 3 और 4। मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, अनुच्छेद 18 के भाग 1 में इस बात का उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा और सेना को छोड़कर कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा, जबकि अनुच्छेद 18 के भाग 2 में इस बात का जिक्र है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि भारत का नागरिक सेना व शिक्षा को छोड़कर कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। और भाग 2 में इस बात का जिक्र है कि ये तो इस यहाँ पर दे ही रखा है, तो मैं इसको क्रॉप कर देता हूं यहां से। भाग 2 में तो भारत का कोई भी नागरिक अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। भाग 3 में हम समझ लेते हैं। भाग 3 में इस बात का जिक्र है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के अंदर लाभ का पद धारण कर लेता है तो वह विदेशों में किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति भारत के अंदर लाभ का पद धारण कर लेता है तो वह विदेशों में किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करेगा। 18 के भाग 3 में है। 18 के भाग 4 में यह है कि अगर कोई भारतीय नागरिक लाभ का पद ज्वाइन कर लेता है तो वह विदेशों से किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करेगा। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, लाभ का जो पद है, ये पद की परिभाषा संविधान में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है, बल्कि मैं आपको बता दूं लाभ के पद कौन से नहीं होंगे इस बात को संविधान में डिफाइन किया गया है। लाभ के पद के बारे में लिखा गया है कि केंद्र सरकार के मंत्री व राज्य सरकार के सभी मंत्री, इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो लाभ का पद ज्वाइन करने के बाद कोई भी नागरिक विदेशों में किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकता। इस बात का जिक्र अनुच्छेद 3 में है, 18 के भाग 3 में है। और अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है और वो लाभ का पद धारण कर लेता है तो वह विदेशों में किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए और कॉलम बी के बीच निम्न में से कौन सा मेल सही है? तो यहां पर समझना प्यारे साथियों, जो उत्पाद है, उत्पाद हमें पता है कि उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं हरे पौधों से। इसके अलावा प्राथमिक उपभोक्ता माना जाता है खरगोश को, जो घास खाता है उसको प्राथमिक उपभोक्ता माना जाता है। और जो द्वितीयक उपभोक्ता है ये माना जाता है लोमड़ी को, क्योंकि यहाँ पर जो अपघटक है वो जीवाणु है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से सोल्व होगा। तो उत्पादक हमें हरे पौधों से प्राप्त होते हैं, हरे पौधों से। प्राथमिक उपभोक्ता जो घास फूस खाते हैं उनको माना जाता है, तो खरगोश यहाँ पे है जो शाकाहारी है। इसके अलावा द्वितीयक उपभोक्ता लोमड़ी को, जो मांसाहारी भी है। और अपघटक उन्हें माना जाता है जो जीवाणु और कवक वगैरह जो अपघटन करते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं। प्यारे साथियों, पिछली क्लास में मैंने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कंप्लीट जानकारी दी थी। मैं आपको बता देता हूं, पंचवर्षीय योजना का चलन मूल संविधान में नहीं था, इसको हमने बाद में जोड़ा गया था। प्यारे साथियों, हमने पंचवर्षीय योजनाओं को रूस के संविधान से कॉपी करके जोड़ा गया था। साथ में मैंने आपको कंप्लीट हमारा, अब अगर आप पार्ट 1 देखोगे तो वहां पर 12 की 12 योजनाएं टोटल हुई हैं। 12 की 12 योजनाएं वहां पर मैंने कंप्लीट, उनका टाइम भी, उनका उद्देश्य भी कंप्लीट करवा दिया गया है। आप वहां से आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे समझना प्यारे साथियों, यहाँ पे लेड को ए धातु दे रखा है, यही युग्म गलत है। बाकी ये सब कुछ ठीक है। प्लेटिनियम बहुमूल्य धातु है, जिंक एलोह धातु है, और लोहा लोह धातु है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। प्यारे साथियों, योजनाओं से संबंधित एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में जरूर आता है। यहां पर इसका राइट आंसर 2016 है। मैं आपको 2014 से 2025 तक की जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उनमें से कुछ योजनाएं आपके लिए मैं लेके आया हूं, तो यहां पे समझना। यहां पर पहली योजना है प्रधानमंत्री रक्षा धनवंतरि जन धन योजना। ये पहली योजना है जन धन योजना। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। जन धन योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। अगली है, इसका जो उद्देश्य था वो सभी नागरिकों को बैंकों की सुविधा देना था। अगली योजना है रक्षा धनवंतरि आवास योजना। ये 2015 में शुरू हुई थी। इसका जो उद्देश्य था सभी को 2024 तक पक्के मकान उपलब्ध कराना था। अगली योजना है, यहाँ पे समझना, अगली योजना है यहाँ पे उज्ज्वला योजना। थोड़ा ये प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो रही है। उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। उज्ज्वला योजना 2016 में, इसका उद्देश्य था गरीब परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना, और बीपीएल परिवारों की महिलाओं को, खासकर इसका लाभ जो था वो बीपीएल परिवारों की महिलाओं के लिए था। अगली योजना है मेक इन इंडिया, 2014 में आई थी। ज्यादातर आपसे डेट ही पूछ जाती है। अगली है 5वीं योजना, ये आप पढ़ लेना, इनका उद्देश्य है। अगली है कौशल विकास योजना, ये 2015 में आई थी। अगली है इसमें 6ठी योजना भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन योजना। ये 2014 में आई थी। स्वच्छ भारत मिशन खुले में शौच को कम करने के लिए, खुले में शौच को बंद करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। और अगली योजना है यहाँ पे, अगली योजना है पीएम मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। इसका उद्देश्य छोटे कारोबारों को बिना गारंटी के ऋण देना था। ये पिछले पार्ट में भी इसके बारे में मैंने डिटेल में बात की है। मुद्रा की फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके बारे में आप वहां से देख लेना। अगली है किसान सम्मान निधि योजना, ये 2019 में आई थी। 6,000 रुपए की आर्थिक मदद करने के लिए योजना आई थी। जल जीवन मिशन आया था 2019 में। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना 2018 में 5 लाख तक का जो लाभ देने के लिए योजना आई थी। इसके अलावा सौभाग्य योजना 2017 में, और भारत इसमें अगली योजना है मेरी फसल बीमा योजना, ये 2016 में आई थी। इसके साथ अमृत योजना 2015 में, और अटल पेंशन योजना 2015 में, डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में, और स्टार्टअप इंडिया ये 2016 में, और युवाओं और महिलाओं को अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना था स्टार्टअप का उद्देश्य। यहाँ पर नमामि गंगे 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में, और अंतिम है गरीब कल्याण योजना 2020 में। प्यारे साथियों 14/11/2023 की जो मॉर्निंग शिफ्ट का एनालिसिस हमने कंप्लीट कर लिया है। ये अंतिम पार्ट था।
अंतिम पार्ट था प्यारे साथियों, यहाँ पर कंप्लीट 50 के 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। इनको पूरी की पूरी सीरीज देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। जय हिंद।